तो अभी आगे आने वाले वक्त में भी अगर किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसमें प्राइस के ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है या नीचे गिरने की? So this is how you will start building your psychometry. Make sense? So with quantitative breakout method, क्या हम कह सकते हैं यहां पे कि मान लो थोड़ा सा वो बढ़ा देते हैं इसका, मान लो यहां तक, इस वाली जगह तक इन स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ा है ना, राइट? ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें वॉल्यूम बढ़ा है, ओके। और जब इन स्टॉक्स में वॉल्यूम बढ़ा है तो थोड़ा देखते हैं यहाँ पे, ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर गए हैं या नीचे गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 स्टॉक्स मुझे पॉजिटिव दिखा रहे हैं और टोटल काउंट जो है वो 22 का है। तो ज्यादातर स्टॉक्स ऊपर चढ़े हैं या नीचे गिरे हैं? ऊपर चढ़े। तो दिमाग में क्या घूमना लग रहा है कि यार ज्यादातर स्टॉक तो जब वॉल्यूम बढ़ा है तो ऊपर ही चढ़े हैं नीचे तो नहीं गिरे, राइट? तो मुझे हाइपोथेसिस क्या देने लग रहा है ये, मेरे दिमाग में क्या घूमना चाहिए? बाई ट्रेड ढूंढूं, सेल ट्रेड ढूंढूं? बाई ट्रेड ढूंढूं, ठीक है। ये फायदा होता है आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने से, ओके। क्योंकि हम एक आर्टिफैक्ट ट्रेडर हैं। आर्टिफैक्ट ट्रेडर्स का मतलब होता है जो सबूत पे काम करते हैं, ठीक है, जो मैजिक्स पे नहीं लॉजिक्स पे काम करते हैं, आर्टिफैक्ट ट्रेडर्स। तो यहां पे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ज्यादातर स्टॉक्स जो है वॉल्यूम बढ़ने पे पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव किए हैं, ऊपर की दिशा में मूव किए हैं, कल के लास्ट प्राइस से ऊपर क्लोज हुए हैं, राइट? तो इसका मतलब मार्केट का जो रुख है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ हो रहा है, करेक्ट? तो अगर मुझे ढूंढना है कोई ट्रेड तो मुझे बाई साइड पे ढूंढना है, मुझे सेल साइड पे नहीं ढूंढना है। मेक सेंस? दूसरा, मेरे को यहां से इंडिकेट हो रहा है कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें वॉल्यूम बढ़ा है, उन सेक्टर का कौन कौन सा स्टॉक है मैं देखने की कोशिश कर सकता हूं, राइट? कि जिनमें मान लीजिए कि वॉल्यूम बढ़ा है, राइट? अभी एक काम और मैं कर देता हूं, ठीक है, वो ये है कि चलिए फ्रेश निकाल देते हैं। नहीं यार, फ्रेश निकालेंगे फिर वी लुकअप लगाना पड़ेगा, एक सेकंड रुको। अ, ये रॉ डेटा है ना इसका, ठीक है, ये इसका रॉ डेटा है। अगर इस रॉ डेटा में देखूं, ये जो 12 तारीख का जो डेटा है मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, जो कल का डेटा है वो तो मैंने फुल डाउनलोड से निकाला था ना। यहाँ पे डिलीवरेबल परसेंटेज भी दिख रहा है आपको? इस वाली जगह पे, यस और नो? अभी अगर मैं देखूं यहाँ तो ऊपर से चालू करते हैं। आईटीसी, टेकेम, हीरो, सिप्ला, कोटक, कोल इंडिया एंड एशियन पेंट्स, ये वाले जो स्टॉक्स मुझे नजर आ रहे हैं इनमें जो डिलीवरी परसेंटेज है वो 50% से ऊपर का है। अच्छा, बीच में ये भी है एक, सॉरी, एचडीएफसी बैंक, राइट? ये सब 50% से ऊपर के हैं ना। 50% से ऊपर के डिलीवरी वॉल्यूम होने का मतलब होता है कि इसमें इन्वेस्टर
स्पेकुलेटर से ज्यादा था। ठीक है, हालांकि मैं इन्वेस्टर फेवरेट और ट्रेडर फेवरेट स्टॉक्स क्या होते हैं उन डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि नहीं तो हम खत्म नहीं कर पाएंगे इस वर्कशॉप को कभी, अगर ऐड करेंगे ये सब चीजें तो। पर आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर 50% से ज्यादा का डिलीवरी वॉल्यूम आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि लोग माल लेके जा रहे हैं ज्यादातर। वहीं पे ये जो 26% वाला है, राइट, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें जो मतलब माल है, मतलब जो डिलीवरी वॉल्यूम है वो अगर 26% का है तो बाकी का वॉल्यूम क्या है? जो बाकी का 74% है रफली, वो क्या है फिर? वो स्पेकुलेटिव वॉल्यूम है, इसका मतलब इंट्राडे वाला वॉल्यूम है। तो इसमें तो स्पेकुलेटर ज्यादा है और इन्वेस्टर कम दिख रहे हैं मुझे। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ये जो इतनी बड़ी लिस्ट बनाई थी मैंने, उसको और छोटा कर दिया मैंने। 22 में से ये नीले वाले 1 2 3 4 5 6 7 8, गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इतनी लंबी लिस्ट में से अब 8 ही बच गए। अब इन 8 को तो एनालाइज कर सकता हूं ना, ज्यादा आसान होगा ना 50 को एनालाइज करने से, राइट? और इसके अंदर एक ब्यूटीफुल ट्रेड निकाल सकता हूं, इनका डिलीवरी वॉल्यूम एनालाइज कर सकता हूं कि किस में डिलीवरी वॉल्यूम बड़ा है, राइट? वॉल्यूम तो इन सभी में बड़ा है, और जब वॉल्यूम बड़ा है तो हमें दिख रहा है कि इन्वेस्टर वॉल्यूम भी जो है वो ज्यादा है स्पेकुलेटर वॉल्यूम से। तो मतलब स्टेबिलिटी है, मतलब पोजीशंस हैं जो स्टैंडिंग पोजीशंस हैं, राइट? तो अगर इन सब चीजों का इस्तेमाल करूंगा तो फायदा हो सकता है। ओके, सो दिस पोर्शन ऑफ द मेथड इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस मेथड। अब इसी चीज के अंदर अगर आप डिलीवरी को भी ले आए, अभी ये जो छटाई हमने करी है, मान लीजिए वो छटाई हमने करी है किस चीज से? केवल वॉल्यूम के बेसिस पे, ठीक है? तो आपको ध्यान रखना है, देर आर 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू वर्क विद अ स्टॉक। इट इज कॉल्ड एज 3 P's। फर्स्ट P इज पार्टिसिपेशन, मतलब वॉल्यूम। द सेकेंड P इज पोजीशन, मतलब deliverables, and the third P is प्राइस, मतलब भाव। तो हम जिस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करते हैं वो ये करते हैं कि जिनमें पार्टिसिपेशन बढ़ जाए, पोजीशन बढ़ जाए, तो प्राइस के ब्रेकआउट होने की संभावना ज्यादा है ना, चाहे नीचे चाहे ऊपर। ठीक है, अगर पार्टिसिपेशन ब्रेकआउट हो जाता है, पोजीशन ब्रेकआउट हो जाता है, तो अगली चीज क्या ब्रेकआउट हो सकती है? प्राइस। पर हम उन स्टॉक्स को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे जिनमें तीनों के तीनों पीस ब्रेक हो चुके हैं। मतलब किसी दिन पे ऐसा हो सकता है ना कि पार्टिसिपेशन भी ब्रेकआउट हो जाए, पोजीशन भी ब्रेकआउट हो जाए और प्राइस भी ब्रेकआउट हो जाए, तो कुछ बचा क्या हमारे लिए ट्रेड करने को? नहीं ना। तो वहां पे हमें इंतजार करना होगा, उसको हम ट्रेड नहीं कर सकते। पर अगर कोई आप देखते हैं कि मान लीजिए एक, let's consider an example, say this is this thing, and now it is like this और उसके बाद मान लीजिए लाइक दिस, ठीक है? और इस वाले दिन पे मान लीजिए कि वॉल्यूम एंड डिलीवरेबल्स का ब्रेकआउट है, राइट?
तो क्या आपको लगता नहीं कि ये उठ रहा है, राइट? ये उठने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये ऑलरेडी इस एरिया को ब्रेकआउट कर चुका है? नहीं कर चुका है ना। पर मान लीजिए कि इस दिन के वॉल्यूम और डिलीवरीज को ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, तो फिर भी इसके पास अपॉर्चुनिटी है ना कि भाई प्राइस को बढ़ा करके यहां से ब्रेकआउट होने की कोशिश करे। तो देर इज एन अपॉर्चुनिटी देयर, उसको एनालाइज कर सकते हैं, राइट? उसमें कंफर्म ट्रेंड्स कर सकते हैं। पर यही वाला एग्जाम्पल अगर कुछ इस तरीके से हो कि कि मान लो कि ऐसे करके, ऐसे उठने के बजाय ये ऐसे हो गया, यहां पे वॉल्यूम भी ब्रेकआउट हुआ है, डिलीवरी भी ब्रेकआउट हुआ है, पर क्या आपको लगता नहीं कि प्राइस भी ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है? तो इसमें बचा क्या हमारे लिए ट्रेड करने को? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो 3 P's को हम फॉलो करेंगे, ओके, इन 3 P's के अंदर केवल पार्टिसिपेशन पोजीशन ब्रेकआउट्स होने चाहिए। प्राइस अगर ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है तो आपके लिए बचा नहीं है कुछ, क्योंकि प्राइस को ही तो हम ट्रेड करते हैं। हम कभी पोजीशन या पार्टिसिपेशन को ट्रेड करते हैं? कभी सुना है कोई वॉल्यूम को ट्रेड कर रहा है या डिलीवरी क्वांटिटी को ट्रेड कर रहा है? हर कोई प्राइस को ट्रेड करता है ना। तो प्राइस में अपॉर्चुनिटी बचनी चाहिए ना हमारे लिए। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? ओके, वेरी गुड। सो इस तरह की जो एक्सरसाइज है ये आपको इंडिकेट करेगा, मैं दोबारा बोल देता हूं, इस एक्सेल शीट्स का गुलाम नहीं बनना है। ये केवल आपको इंडिकेट करते हैं, ये सिर्फ आपको बताते हैं। जो काम करने में आपको 4 घंटा लग सकता है वो शायद 4 मिनट में करके बता देंगे। ओके, पर आपको ज्यादा समय स्टॉक के एनालिसिस पे स्पेंड करना है, ना कि इस एक्सेल शीट पे। Sir, I have a small query if you allow. गुड। Sir, how you mix these analysis with pre-open data? I mean, if you देखिए, buy प्री ओपन डेटा क्या होता है कि मान लीजिए हम तो इंट्राडे वाले हैं ना, है ना? yes, अब मान लो इंट्राडे में ट्रेड करना है, तो right, इंट्राडे में अगर ट्रेड करना है तो सबसे बड़ी चीज जो होती है वो होती है ओपन प्राइस। क्योंकि ओपन ही एक प्राइस ऐसा होता है जो पूरे दिन में बदलता नहीं है। right, sir, हाई बदलता है, लो बदलता है, क्लोज प्राइस का तो हमें पता भी नहीं होता है कि ये right, खत्म कहां होने वाला है। पर ये ओपन प्राइस एक ऐसा प्राइस होता है जो हमें सुबह सुबह मालूम होता है, और ये पूरे दिन नहीं बदलता। तो अगर मैं बाई करना चाहता हूं ना किसी को, तो उसकी ओपनिंग जो है ना बहुत ऑप्टिमिस्टिक होनी चाहिए। अब मैं दिखा देता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसी पे सवाल था ना आप लोगों का। तो व्हाई द कॉन्फिडेंस लेवल वाज सो हाई? जब ये ऐसे मूव कर रहा है, राइट, तो इस मूवमेंट में अगर मैं देखूं तो इस वाले एरिया में मुझे सबसे ज्यादा वॉल्यूम दिख रहा है 2:25 पे, ये वाली जगह, राइट। 2:25 का जो हाई है वो 314.45 है। इसका ओपनिंग प्राइस आपको मार्जिनली इसके ऊपर दिख रहा है, right, sir, इसका मतलब इसकी ओपनिंग स्ट्रांग है। ओके, अगर मैं बाई करना चाहता हूं तो ओपनिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर मैं सेल करना चाहता हूं तो ओपनिंग वीक होनी चाहिए। अब अगर ये स्ट्रांग ओपन नहीं होता, मान लीजिए यहां ओपन हो जाता इस वाली जगह पे, तो मुझे ये समझ में आता, मतलब मैं ये टच कर रहा हूं, इट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस, कि अगर मान लीजिए कि ये यहां कहीं पे ओपन होता इस वाली जगह पे, तो मेरी धारणा होती कि ये इस वाले लेवल के नीचे जाएगा और वहां से सपोर्ट बना के ही ऊपर आ सकता है। ओके, तो मैं उसको बीच रास्ते में छूने की कोशिश नहीं करता, मैं इस लो के ब्रेक हो जाने का पूरा इंतजार करता, उसके बाद देखने की कोशिश करता कि क्या ये इस सिग्निफिकेंट लेवल से बाउंस कर रहा है, और बाउंस करके जो इंट्राडे का सिग्निफिकेंट लेवल है उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तभी मैं पोजीशन बनाता, नहीं तो नहीं बनाता। right, sir. गॉट इट?
got it.